अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, हम हॉर्नबिल नामी किताब के तीसरा चैप्टर डिस्कवरी टट द सागा कंटिन्यूज नामी चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले सबक में बताया गया था कि इस लेसन में टट का तज़किरा किया गया है, जो इजिप्ट की कदीम हुकूमत यानी मिस्र की कदीम हुकूमत का आखिरी बादशाह यानी फ़िरौनी हुकूमत का आखिरी बादशाह जो गुजरा था, ये टट था। टट के ताबूत या उसके ममीज़ का खोज किया गया था और ये बताया गया था कि इनके ममीज़ को सीटी स्कैन के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि इनकी मौत कैसे हुई थी। और ये भी बताया गया था कि ये टट नामी बादशाह टीन एज में बादशाह बना और उसी उम्र में उसकी मौत हो गई। यानी तकरीबन 11 साल की उम्र में ये तख़्नशी हुआ था और लेट टीन एज यानी 19 साल की एज में इसका डेथ हो गया। आज के लेसन में हम इन्हीं सारी बातों के हवाले से थोड़ी तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। आज के सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिखलाया गया है कि जहां उनको दफनाया गया था वहां से उनके मम्मी को कैसे निकाला गया, उसके बाद उस मम्मी को कैसे इन्वेस्टिगेट किया गया, कैसे तहकीक की गई, कैसे इन्वेस्टिगेट किया गया, इसकी जानकारी आने वाले पैराग्राफ में बताया गया है। लिखते हैं, एन एंग्री विंड स्प्रेड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. Dark bellied clouds had skirted across the desert sky all the way, all the day, and now were wheeling the star in cascade. कहते किंग टट का जब उसके कब्र से बाहर निकाला जा रहा था, उस वक्त का मौसम कैसा था, उस मौसम के बारे में कहते हैं एंग्री विंड, एक नाराज हवा। नाराज नाराज हवा का मतलब क्या होगा? नाराज हवा का मतलब तेज हवा कह लें, यानी आंधी कह लें। एन एंग्री विंड नाराज हवा नहीं आंधी। स्टर्ड अप का मतलब होता है हलचल मचा देना, इधर उधर सामानों को कर देना। घोस्टली डस्ट डेविल, घोस्टली मतलब भूत जैसे, डस्ट डेविल मतलब गर्दो गुबार, हवाएं जिसमें गर्दो गुबार शामिल हो। पूरा का मफहूम यह है कि तेज हवा चल रही थी जिसमें गर्दो गुबार उठ रहे थे। एज King Tut was taken from his resting place in ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. जबकि बादशाह टट को उसके रेस्टिंग प्लेस से, उसके आराम की जगह से यानी उसकी कब्र से निकाला जा रहा था। और वो कब्र कहाँ पे वाक़ था? इन द एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री, कदीम मिस्र के कब्रिस्तान में, नोन है जिसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। तो जब बादशाह टट को उसके रेस्टिंग प्लेस यानी कब्र से निकाला जा रहा था, जो कब्र के मिस्र के कदीम कब्रिस्तान वैली ऑफ द किंग्स में है, उस वक्त तेज हवा चल रही थी। डार्क bellied clouds had skirted across the desert sky all day. डार्क bellied clouds घने बादल had skirted across the desert sky, आसमानों में फैले हुए थे, यानी पूरे आसमान को घेर लिया था। एंड नाउ वेलिंग द स्टार इन द कास्केड ग्रे, कास्केड का मतलब ताबूत, ग्रे मतलब मिट्टी जैसा, और वेलिंग और ढक रहा था, छुपा रहा था द स्टार सितारों को, इन कास्केड ग्रे, ग्रे ताबूत में, यानी आसमानों को भी ढक लिया था और सितारों को भी छुपा लिया था। कौन? तारीक बादल, घने बादल। तो घने बादल हैड स्कटेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई, पूरे आसमान पे पूरा दिन फैला हुआ था और शाम के वक्त
सितारों को भी काला कर रखा था, यानी उसे ढक दिया था। टाइम क्या था? इट वाज 6 PM, शाम 6 बजे का वक्त। ऑन 5 जनवरी, 5 जनवरी 2005 को the world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर ममी गिलिडेड हेड फर्स्ट, सबसे पहले सर की जानिब से लाया गया। कहाँ पे? इन सीटी स्कैनर में। इसलिए टू प्रूव द लाइट लिंगरिंग मेडिकल विशेष ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर। इस कम जाने वाले नौजवान बादशाह के तिब्बी रुमूज, जो लिंगरिंग, जो अब तक नहीं जाने जा सके थे, तिब्बी तिब्बी रुमूज की पता लगाने के लिए उन्हें सीटी स्कैनर में लाया गया। जो बादशाह हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर एगो, जो 3,300 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसको यूं कह लें आप, 5 जनवरी 6 बजे शाम को द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी, दुनिया का सबसे मशहूर ममी को सर के जानिब से सीटी स्कैनर में लाया गया। किस लिए लाया गया? कम मशहूर या कम जाने जाने वाले नौजवान बादशाह के तिब्बी रुमूज को की तहकीक के लिए, जिस बादशाह की मौत 3,300 साल पहले हो चुकी थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respects. कहते हैं पूरे दोपहर को यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, सयाहों की एक लंबी लाइन, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, हैड डिसेंडेड, सयाहों का एक पूरा ग्रुप डिसेंडेड उतरा था, इनटू द क्रेम्ड, क्रेम्ड का मतलब होता है तंग, रॉक कट टॉम, मतलब एक चट्टान या एक पत्थर को काट करके एक मकबरा बनाया गया हो, तो उसे बोलते हैं रॉक कट टॉम। सम 26 फीट अंडरग्राउंड, जिसकी जो जमीन के अंदर जो की गहराई थी वो 26 फीट की थी। तो कहते हैं पूरे दोपहर को पूरी दुनिया से सयाहों की एक लंबी कतार, ये बहुत सारे सयाह हैड डिसेंडे, उतरे थे यानी आए थे। कहाँ पे? इनटू द क्रेम रॉक कट टॉम, तंग एक चट्टान या एक पत्थर से बनाया गया टॉम के अंदर, जिसकी गहराई 26 फीट थी। इसलिए वो आए थे टू पे देयर रिस्पेक्ट, एजाज बख्शने के लिए, इज्जत बख्शने के लिए वो आए थे। वो जो टूरिस्ट थे, दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर्स एंड peer at the Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. गेज का मतलब गौर से देखना, और वो सयाह देख रहे थे। म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, म्यूरल ऑन द वॉल्स का मतलब दीवारों पे जो पेंटिंग्स होती हैं, तस्वीर, तो जो जहाँ उसका टॉम बना था, टॉम को जो दीवारें थी, उस दीवारों पे पेंटिंग की गई थी। तो कहते हैं दे गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। बरियल मतलब दफन किया जाना, चैम्बर मतलब रूह, यानी कब्र माना कर लेंगे आप। उसके कब्र के दीवारों की पेंटिंग को गौर से देख रहे थे। एंड पियर एट द टू गिल्डेड फेस, और सोने से बने हुए टूट के चेहरे को गौर से देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ममी, और इसके ममी की जो सबसे अहम खसूसियत थी, स्ट्राइकिंग फीचर, अहम खसूसियत थी, वो क्या थी? शेप आउटर कॉफिन लीड, कॉफिन कहते हैं उस डब्बे को जिसमें लाश को रखा जाता है, तो कहते हैं, और लीड का मतलब ढक्कन। तो कॉफिन के यानी ताबूत के ढक्कन के बाहरी हिस्से में जो उस बादशाह की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को उस पे नक्श कर दिया गया था।
तो द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, और उसकी मम्मी के सबसे अहम फीचर या अहम खसूसियत ये थी कि कॉफिन ने ताबूत के बाहरी डब्बे में भी उसकी शक्ल बना दी गई थी। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। विस्पर का मतलब कानाफूसी करना, यानी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सम विजिटर्स, कुछ आने वाले या कुछ सयाह, रीड पढ़ रहे थे फ्रॉम गाइड बुक्स, रहनुमा किताबों से, इन विस्पर आहिस्ता आहिस्ता। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ खामोशी से खड़े भी थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ दूसरे खामोशी से खड़े थे। अब खड़े होने की क्या कैफियत होती है उसको राइटर इस तौर पे नक्शा खींचते हैं। Perhaps pondering Toots' untimely death in his late teens। कहते हैं ये जो सयाह थे, ये सयाह खड़े कुछ जो खड़े थे, शायद इस सोच में खड़े थे कि टूट की अनटाइमली या गैर मुतवक्का मौत के बारे में सोचते हुए इन इन हिज लेट टीन्स, उनकी आखिरी टीन एज में, यानी 18-19 साल की उम्र में जो उनकी गैर मुतवक्का मौत हुई थी, उस गैर मुतवक्का मौत के बारे में सोच रहे थे। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोज कर्स, या कांपते हुए इस हैरत में थे, या कांपते हुए हैरत कर रहे थे कि आया, फेरोज का मतलब बताया था कि फेरोज ये इंग्लिश का शब्द है, इसको उर्दू में फिरौन कहते हैं। तो आया उस फिरौनी या इस फिरौन की लानत पड़ सकती है, और वो लानत क्या होगी? मौत हो सकती है, या मिसफॉर्च्यून, मुसीबत आ सकती है, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब, उन लोगों पे जिन्होंने उसको डिस्टर्ब किया, यानी उनके ताबूत को निकाला, उनको परेशान किया, या उनको 19 साल की उम्र में उनको मार दिया। तो उनके ताबूत को, उनके मम्मी को जिसने भी छेड़खानी की है, उस पे उनकी लानत पड़ सकती है। और वो लानत क्या हो सकती है? उसको या तो मौत हो सकती है, या उस पे कुछ मुसीबत आ सकती है। तो जो विजिटर थे, विजिटर वंडरिंग विद अ शिवर, कांपते हुए हैरत में थे, आया फिरौन की लानत पड़ सकती है इस पे, और वो लानत कैसी होगी? या तो मौत हो सकती है, और मिसफॉर्चून, यह मुसीबत आ सकती है इस पे, फॉलिंग अपॉन दिस दोस्त, उन लोगों पे, हु डिस्टर्ब हिम, जिन लोगों ने उसे डिस्टर्ब किया है। वाज रियली ट्रू, क्या ये सचमुच में सही है? द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ द कार्टर डाइड इन द 1900, Carter did in the 1920s, said जाही हवास। जाही हवास ने कहा कि मम्मी की जो हालात थी उस वक्त, वो हालात बहुत बुरी थी। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी बहुत बुरे कंडीशन में था। क्यों बुरे कंडीशन में था? ये सिर्फ इस वजह से जिसने कार्टर ने 1920 में किया था। 1920 में कार्टर ने, क्योंकि उसकी जब छानबीन की थी, तो फाइंडिंग में, डिस्कवरी में, फर्स्ट स्टेज में 1920 में उसकी छानबीन किया गया था। तो कहते हैं कि कार्टर ने 1920 में जो किया था, उस काम की वजह से मम्मी की हालत सही नहीं। ये किसने कहा? जही हवास। ये जही हवास है कौन चीज? तो कहते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। एंटीक्विटीज का मतलब होता है नवादिरात। तो ये सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के, यानी नवादिरात के सुप्रीम काउंसिल के वो जनरल, इजिप्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इन्होंने कहा था, कब कहा था? एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर द लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब पहली मर्तबा उसे देखने के लिए उस वो झुके, तो झुक करके जब देखना चाहा, तो जहीस हवास ने ये बातें कही। कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इज कार्टर। कार्टर का पूरा नाम क्या था? हावर्ड कार्टर। ये हावर्ड कार्टर ने ही पहली मर्तबा इनके ममीज को छानबीन किया था, या खोज किया था। दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 discovered Tud's tomb after years of futile searching। तो ये किस वजह से हुआ था? कहते हैं ये कार्टर। कार्टर कौन था? ये पूरा नाम उनका हॉवर्ड कार्टर है। ये ब्रिटिश का
ब्रिटिश का आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट उन ऐसे लोगों को कहते हैं या ऐसे फनकार को कहते हैं जो पुराने चीजों की खोज में, उनकी तलाश में दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कहते हैं ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसने 1922 में टेट के टॉम को डिस्कवर किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल के मतलब, सर्चिंग का मतलब तलाश करना, फ्यूटाइल का मतलब तलाश बहुत दिनों से किया था जिसमें नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। उसी बेनतीजा तलाश के सालों साल के बाद, यानी बहुत सालों के तलाशी के बाद टट के टॉम्स को डिस्कवर किया। जब डिस्कवर किया था तो सिर्फ उस तट का मम्मी ही नहीं था, बल्कि इससे पहले आपको बताया गया था कि उस वक्त जितने भी फिरौनी बादशाह मरते थे उनका मानना था कि ये दोबारा फिर जिंदा होंगे। अपने मौत, यानी मौत थोड़ी देर के लिए है, जब इनको ताबूत में डाल दिया जाए तो फिर इनकी दूसरी जिंदगी मिल जाती है। तो दूसरी जिंदगी मिलने के सूरत में, तो जैसे दुनिया में वो ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारते थे, उसी ढंग से अगली जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के सामान, सोने चांदी जेवरात, ये इस तरह के और भी जो जिनकी जिंदगी के सामान होते थे उनको साथ में रख दिया जाता था। तो जब डिस्कवर किया उन्होंने, तो डिस्कवरी के बाद मम्मी के साथ और भी कुछ चीजें मिले उनको, तो उसको मिलते इट कंटेंट्स मतलब उस पे जो मशमूलात थे, उनके जो मवाद थे, वो हैशली रैंजैक इन एंटीक्विटी, अगरचे जल्दी से उसको इधर उधर कर दिया गया था। रेंजिक मतलब बिखेर देना, इन एंटीक्विटी मतलब नवादरात या आसार कदीमा, उन आसार कदीमा को जल्दी में इधर उधर बिखेर दिया गया था। जब उन्होंने 1922 में उसकी खोज किया था, तो उस खोज के दौरान कहते हैं जो सामान थे वो इधर उधर बिखर गए थे, लेकिन बिखरने के बाद भी कहते हैं वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन बिखरे तो जरूर थे लेकिन वो हैरतनाक तरीके से पूरे के पूरे महफूज भी थे, वो बर्बाद नहीं हुए थे। वो उसको और वाजे करते हैं, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ईवर फाउंड। वो क्या थे? शाही खानदान के सबसे अहम अशिया थे, उम्दा चीजें थी जो ईवर फाउंड, जो कभी पता लगाया गया था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और फिरौन की कहानी का वो हिस्सा बन गए थे। हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और फिरौन की कहानी का वो हिस्सा बन चुके थे। स्टनिंग artifacts in gold, in their eternal brilliance, meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery, and still get the most attention. कहते स्टनिंग मतलब हैरतनाक, आर्ट फैक्ट्स का मतलब होता है हाथ से बनाए हुए मसनूआत, इन गोल्ड सोने का, तो सोने के हाथ से बने हुए हैरतनाक मसनूआत, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी हमेशा रहने वाली चमक, मीन टू ग्रांट रिजरेक्शन, दोबारा इह्या की या दोबारा जिंदा होने की जमानत या गारंटी दे रहे थे। रिजरेक्शन का मतलब होता है मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, क्योंकि उनका अकीदा था कि मौत के बाद फौरन ये जिंदा होंगे, उनकी दूसरी जिंदगी मिल जाएगी। तो कहते हैं स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सोने के बने हुए चमकदार सामान या मसनूआत, देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उनकी हमेशा रहने वाली चमक, मीन टू गारंटी रिजरेक्शन, उनके दोबारा जिंदा होने की गारंटी दे रहे थे। और ये सारी चीजें काज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, डिस्कवरी के टाइम या उस मम्मी के पता लगाए जाने के वक्त वो क्या किया था, ये सारी चीजें एक सनसनी के सबब बन गए थे। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी इन तमाम चीजों की तरफ लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। बट Tut was also buried with the everyday things he would want in the art afterlife. और कहते हैं कि वो जो मशमूलात थी, ये जो चीजें थी, वो सिर्फ इतना ही नहीं थी, बल्कि टट वाज आल्सो बरीड, टट को दफन किया गया था रोजीना के चीजों के साथ भी, यानी आए दिन आम दिनों में जिस चीज की जरूरत होती है उन चीजों को भी उसके साथ दफन कर दिया गया था। तो बट टट वाज आल्सो, बल्कि टट को दफन किया गया था
विथ एवरीडे थिंग्स, आम दिन के चीजों के साथ, ही वुड वांट, जिसे उसकी जरूरत पड़ेगी, इन आफ्टर लाइफ, इस जिंदगी के बाद। और वो क्या चीजें थी जिसको ब्रीड किया गया था, यानी टॉम के साथ और भी जो चीजें उसमें रख दी गई थी, वो क्या थे? बोर्ड गेम्स, लकड़ी के बने हुए गेम्स थे। ब्रोजर रेजर्स, ब्रोजर ब्रोंज रेजर थे। लिनन अंडरग्राउंड थे। और केसेस ऑफ फूड, खाने के डब्बे, एंड केसेस ऑफ वाइन, और शराब के डब्बे। लिनन अंडरग्राउंड यानी सूती, अंडर गारमेंट समझते होंगे, अंदर के जो कपड़े होते, गंजी बनियान वगैरह होंगे, तो लिनन अंडर गारमेंट्स रख दिए गए थे। फूड के डब्बे रखे गए थे। वाइन के डब्बे रखे गए थे। ब्राउड गेम रखे गए थे। इस बुनियाद पर रखे गए थे, इसी अकीदे की बुनियाद पे कि उनको दोबारा फिर जिंदा होना है। और जैसे इस जिंदगी में इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है, जब उनकी दोबारा रिजरेक्शन होगा, तो उसके बाद फिर इन चीजों की उनको जरूरत पड़ेगी। ये तो इससे आप पढ़ें, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मैं मीनिंग आपको भेजता हूँ, उसके सहारे इन 3 पैराग्राफ को आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। डिफिकल्टी या परेशानी आने के बाद मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा।